आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर की व्यावसायिक इकोनॉमिक्स की क्लास है। इस विषय की प्रीवियस क्लास में पिछली जो क्लास आपने सुनी होगी उसमें सांख्यिकी का अर्थ और सांख्यिकी की विशेषताओं पर चर्चा की गई थी। सांख्यिकी गणितीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण किया जाता है तथा विश्लेषण के आधार पर कुछ अर्थपूर्ण निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं जो भावी नीतियों या तुलनात्मक अध्ययन में हमारी सहायता प्रदान करते हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि सूचनाओं या आंकड़ों में क्या गुण या विशेषताएं होनी चाहिए जिनके आधार पर उन आंकड़ों को सांख्यिकीय आंकड़े माना जाएगा, और यदि वे गुण उन आंकड़ों या सूचनाओं में नहीं हैं तो उन्हें हम सांख्यिकीय आंकड़े नहीं मानते। सांख्यिकी के जन्मदाता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सांख्यिकी के जन्मदाता के बारे में पूछ लिया जाता है तो जर्मनी के एक प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्राइड ओकेनवॉल को सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है। अब बात आती है कि किन सूचनाओं या किन आंकड़ों को हम सांख्यिकी मानेंगे। सभी संख्यात्मक सूचनाएं सांख्यिकी हो सकती हैं यदि उनमें निम्नलिखित गुण हों। इन गुणों के होने पर आंकड़ों को या सूचनाओं को सांख्यिकीय माना जाएगा। नंबर 1, सूचनाएं तथ्यों के समूह के रूप में हों ताकि उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। नंबर 2, सूचनाएं एक कारण से प्रभावित न होकर अनेक कारणों से प्रभावित हों। नंबर 3, सूचनाएं एक दूसरे से संबंधित हों। नंबर 4, उन सूचनाओं को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, गुणात्मक रूप में नहीं, यानी क्वांटिटिव फॉर्म में उनको हम प्रदर्शित कर सकते हो, केवल क्वांटिटिव रूप में नहीं। नंबर 5, उन सूचनाओं या आंकड़ों का संकलन यानी एकत्रीकरण इकट्ठा करना एक निश्चित उद्देश्य से हुआ हो। सूचनाओं को जब हम एकत्रित करते हैं तो उन्हें किस उद्देश्य से एकत्रित किया जा रहा है, ये बात महत्वपूर्ण होती है। नंबर 6, सभी सूचनाएं समान प्रवृत्ति की हों। नंबर 7, सूचनाओं के लिए जो अनुसंधान किया गया है, अनुसंधान के उद्देश्य, उसकी प्रकृति तथा आकार के आधार पर ये उचित मात्रा में परिशुद्ध हों। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि सहारनपुर नगर में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 6 साल की उम्र तक विद्यालय नहीं जा पाते। इससे संबंधित हमें सूचना एकत्रित करनी है और हम केवल 4-5 घरों के बच्चों के आधार पर सूचना तैयार करें तो वो तथ्यपूर्ण नहीं है। उसके लिए हमें सहारनपुर के विभिन्न नगरों, विभिन्न कॉलोनियों, विभिन्न मोहल्लों के उचित मात्रा में बच्चों को अपने सैंपल के रूप में लेना होगा, जिसके आधार पर हम ये कह सकेंगे कि 6 वर्ष की उम्र तक के कितने बच्चे विद्यालय में जा पाते हैं या कितने बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते। तो जिस उद्देश्य या प्रकृति के आधार पर सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं उनकी मात्रा भी उचित होनी चाहिए। ये तो वो गुण हैं जो गुण किसी सूचना या आंकड़े में होंगे तो उन्हें सांख्यिकीय आंकड़े माना जाएगा। इसके विपरीत वे सभी सूचनाएं सांख्यिकीय नहीं हो सकती जिनमें निम्नलिखित गुण ना हों। यदि ये गुण नहीं है तो वो सूचनाएं सांख्यिकी नहीं होंगी। यदि उनका तुलनात्मक संभव नहीं है तो वो सांख्यिकी के श्रेणी में नहीं होंगी। यदि
उन सूचनाओं को संख्यात्मक समूह में न रखा जा सके तो भी वे सूचनाएं सांख्यिकीय नहीं होंगी। एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं तब भी वो सूचनाएं सांख्यिकीय नहीं होंगी। समान प्रवृत्ति की नहीं है तब भी नहीं होंगी। अनेक कारणों से प्रभावित ना हो, यदि केवल एक ही कारण से प्रभावित हैं सूचनाएं तो वो सांख्यिकी नहीं होंगी। उन पर अनेक कारण से प्रभावित होने वाली होनी चाहिए। अकेली संख्यात्मक विवरण ना हो, जो सूचनाएं या आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वो केवल संख्यात्मक ना हो, केवल संख्यात्मक विवरण ना हो। उनको एकत्रित करना क्यों ज़रूरी था, किस उद्देश्य से उन्हें एकत्रित किया गया है, एकत्रित करने के बाद उनका विश्लेषण किस आधार पर किया जाना है, ये तथ्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि किस सूचना को या किस आंकड़े को सांख्यिकी माना जाएगा या किसको सांख्यिकी नहीं माना जाएगा। तो ये जो उदाहरण हैं वो हैं जिन्हें हम सांख्यिकी नहीं कहेंगे। कि पहला स्टेटमेंट कहा गया है राम की आयु मोहन की आयु से दुगनी है। ये सांख्यिकीय सूचना नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो हमें राम की आयु का पता है ना मोहन की आयु का पता है, और ना ही ये समूह के रूप में है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से आधी है, ये भी सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो भारत की अर्थव्यवस्था की मात्रा बताई गई है और ना ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था की। सचिन बड़ा है और गोपी छोटा है, ये भी संख्यात्मक पहलू नहीं है। दूसरा, ये समूह के रूप में नहीं है, इसलिए ये सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है। करीम की उम्र 32 वर्ष है, ये सूचना भी ना तो समूह के रूप में है और ना ही तुलनात्मक रूप के लिए अन्य समूह की सूचना दी गई है। मोहन गरीब है और सोहन अमीर है, ये एक गुणात्मक सूचना है। इसमें मोहन की गरीबी कितनी है, क्या मात्रा है, सोहन कितने पैसे वाला है, ये कोई सूचना नहीं दी गई है, इसलिए सांख्यिकी की श्रेणी में नहीं आएगा। हमारे विद्यालय में 40 शिक्षक हैं, ये भी सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ये केवल एक संख्यात्मक टिप्पणी है। अब वो सूचनाएं दी गई हैं जिन्हें हम सांख्यिकी की श्रेणी में रखते हैं। जैसे भारत में मृत्यु दर 15 प्रति हज़ार है, यानी भारत में 1000 में से 15 व्यक्ति की मृत्यु होती है। ये सांख्यिकीय आंकड़ा है, क्योंकि एक तो ये एक समूह से संबंधित है और दूसरा ये एक संख्यात्मक पहलू है। 2015 में CBSE के परीक्षा में 97% विद्यार्थी सफल रहे, ये भी सांख्यिकीय आंकड़ा माना जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप से संबंधित है और संख्या के रूप में प्रदर्शित हुआ है। भारत की 65% आबादी युवा है। मोहन ने राकेश से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का औसत जेब खर्च 250 रुपये प्रति माह है। ये सभी सूचनाएं सांख्यिकीय मानी जाएंगी, क्योंकि ये समूह के रूप में हैं या तुलनात्मक रूप में हैं। इनमें वो सभी गुण हैं जो सांख्यिकीय आंकड़ा होने के लिए आवश्यक हैं। यहाँ पे बताया गया है कोई अकेली संख्यात्मक सूचना सांख्यिकी नहीं होती, जैसे यहाँ पे बताया गया है कोई अकेली संख्यात्मक सूचना सांख्यिकी नहीं होती, क्योंकि इसका तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सकता और ना ही उस पर कोई प्रकाश डाला जाता है। ये कुछ उदाहरण थे किन सूचनाओं किन आंकड़ों को हम सांख्यिकीय मानेंगे, किन को नहीं मानेंगे। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, आपकी समझ में आएगा। कोई आपको समस्या आप उसे पूछ सकते हैं, अन्यथा आगामी क्लासेस में हम अगले कंसेप्ट पर बात करेंगे। धन्यवाद।